जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो गद्य की विविध विधाओं के तहत टेक्स्ट आपके यूजीसी नेट पाठ्यक्रम यूनिट 10 में लगे हैं, उसमें आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी जी के भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा वृत्तांत है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव यानी उनके पति के आपसी जो संबंध हैं और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पृष्ठभूमि में ये है कि पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में स्वयं मनु भंडारी जी लिखती हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी ही रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी की एक अंश मात्र ही होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है जो मुख्यतः मेरे लेखकी व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा में केंद्रित है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आत्मपरक शैली में लिखी एक कहानी यह भी के केंद्र में संबंधों एवं लेखकी जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभर कर हमारे समक्ष आती है। देखिए, यहाँ पे जो मनु भंडारी हैं, मनु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। बकौल मन्नू परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। मन्नू के पिता एक बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंगवादी भी थे। लेखिका की अपनी पिता से इस कारण गाहे बेगाहे ठनती भी रहती। लेखिका के अनुसार उसका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त घर था, जहां तमाम वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होती रहती थी और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। सन 1942 से लेकर 1947 के बीच का दौर बड़े उथल पुथल का दौर था। लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका, जो इनकी शिक्षिका थी लेखिका जिसे पढ़ती थी शीला अग्रवाल, उनके आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी। पिताजी पहले तो क्रोधित हुए, पर बाद में मन्नू को अपना कॉलेज, जो उनका कॉलेज में प्रभाव देख वो बहुत ही गर्वान्वित भी महसूस किए। लेखिका यानी मन्नू ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को ही दिया। शीला जी का अजमेर छूटते ही मन्नू भी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली गई। ये अपनी बहन जब इनकी अध्यापिका चली गई तो मन्नू भी अपनी सुशीला बहन के पास कलकत्ता चली गई। वहाँ उन्होंने बीए पास की। बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती हैं, कलकत्ता में सुशीला ने तो जब तक मेरे अस्तित्व को ही बचाया। बनारस से एमए की डिग्री के दौरान ही मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया। इस सदन की मुखिया पुष्पमयी बोस ने ही मनु के व्यक्तित्व को बनाया संवारा। लेखिका ने यहीं अपनी पहली कहानी भी लिखी और इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से उनका परिचय हुआ। लेखिका मानती है कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं आए। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया। लेखिका के अनुसार यहीं से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, एक पत्नी का और एक लेखिका का। शादी के बाद मनु भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। बकौल मनु, राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाह थे और केवल पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कई बार वह और उनकी पुत्री बीमार हुई, लेकिन अधिकांशतः राजेंद्र ने उनकी सुध तक नहीं ली। मनु लिखती हैं कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू का बंटी बन जाना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। मनु भंडारी की यह कहानी कई मायनों में पुरुष मानसिकता की पोल भी खोलती है। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह अक्खड़ और डोमिनेटिंग थी। वह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। मनु भंडारी ने अपनी लेखिकी जीवन यात्रा की भी विशद चर्चा इसी कहानी में की है। तो मनु भंडारी जी इसे अपने से जोड़ के देखती हैं। मनु भंडारी के बचपन और युवा अवस्था के जीवन के पारिवारिक व सामाजिक प्रसंग उनका विवेचन यहाँ मिलता है। उन्होंने इस आत्मकथा को कहानी मत ना लिखकर यह प्रसंगवत किया कि आप इसे कहानी ना समझिए, जीवन का एक अंश है। अजमेर का ब्रह्मापुरी मोहल्ला, सावित्री हाई स्कूल, घर में पिताजी का परिवेश, मां की स्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन आदि लेखिका ने साधारण से असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व को भी बखूबी प्रकट किया है।
लेखिका का जन्म कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में, परंतु उसे जो घर याद है वह है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान। उसके ऊपरी मंजिल पर उसके पिताजी सदा पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के ढेर से गिरे होते। नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ अपने बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती। पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। वे कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन थे, अर्थात दरिया दिली से 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर पर रखकर पढ़ाते थे। वे बहुत कोमल और संवेदनशील किंतु क्रोधी और अहंकारी भी थे। किसी आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोर्स के अधूरे काम को पूरा किया, परंतु उनसे उन्हें यश ही मिला, पैसा नहीं। अतः आर्थिक परेशानी बढ़ती गई। नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं और महत्वहीन होते जाने से उनका क्रोध बढ़ता गया। उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत ज्यादा शक्की बना दिया। कभी कभी इसका दंड वो बच्चों को ही भुगतना पड़ा। लेखिका बचपन में मरियल, काली और दुबली थी। इसे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्राय पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इसे उसके मन में हीनता ग्रंथि बैठ गई। अतः आज भी जब उसे कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे भी पिताजी का शक्की स्वभाव ही था। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली थी। वे पति की हर जाति और बच्चे की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया, इसलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श न बन सका। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वे अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेली। युवा भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, माजा सूतना आदि भी करती रही, परंतु लेखिका की सीमा होती थी अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती है उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से, यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। उस समय तक लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिता ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे रसोई में कुशल बनाया जाए। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनके साथ रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता दोनों ही नष्ट होता, तब वे उसे राजनीतिक बहसों में शामिल कर देते। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियां की जमावड़े होते। पिताजी चाहते थे कि वह देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में जाने। सन 1945 में मनु भंडारी ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनका संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी। लेखिका ने शरद प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा का पढ़ना शुरू किया। इन उपन्यासों पर बहसें होने लगी। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता पढ़ गई। उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञेय के शेखर एक जूनी तथा नदी के द्वीप पढ़ने का भी अवसर मिला। वह युग मूल्यों के मंथन का युग था। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागिता निभाई। सब और प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था। जो उनकी मैम शीला अग्रवाल थी, उनकी जोशीली बातों ने रंगों में हवा ला दिया था। अतः लेखिका भी सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगाती थी। उन्होंने सारी वर्जनाएं जो थी गर्ल्स की वो तोड़ दी थी। पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। एक बार पिताजी को कॉलेज का प्रिंसिपल उसने बुलवाया। उन्होंने पूछा क्यों ना लेखिका की गतिविधियों के कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पिता आग बबूला हो गए। गुस्से में भन्नाते हुए कॉलेज गए। वापस आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए तब घर जाया जाए, परंतु मां ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। जाने पर पता चला कि पिताजी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है, यानी मनु की वजह से। पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेखिका अवाक रहेगी। उन्हें ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत था। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों ने समूह चौराहे पर इकट्ठा होकर खूब भाषणबाजी की।
लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया। पिताजी के एक दकियानुशी मित्र ने आकर पिताजी की अच्छी उतारी, तुम्हारी मन्नू की तो लत मारी गई है, मतलब कि वो मत मारी गई है। आपकी आज़ादी के चलते चलते कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है, या लड़कियों को शोभा नहीं देता। बस ये सुनते ही पिताजी क्रोध से भरभरा उठे। उन्होंने लेखिका घर से बाहर निकलना, मतलब कि निकलने के जो बाहर था, उनको चेतावनी दे दी। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था, परंतु उस दिन शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी उनके पास आ बैठे। उन्होंने लेखिका को देखते ही प्रशंसा की। बोले, मैं तो चैपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। बेटी की प्रशंसा सुनकर पिता का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर विरोध में जी रहे थे। वे विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाई। मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उनकी 2 साथियां थी उनको भी निकाल दिया गया, परंतु लेखिका ने बाहर रहकर भी हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई। भारत आज़ाद हो गया और लेखिका की सफलता उस चिर प्रतीक्षित सफलता में समाहित हो गई। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य में है कि ये जो आत्म प्रकृति में आज़ादी के उत्तरार्ध के दौर के साथ साथ आपातकाल का भी जिक्र देखने को मिलता है। आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन दे देकर अपनी तरफ कर रहे थे, यानी जो लिखना होता था बेसिकली वो नहीं लिखवाते थे, प्रलोभन देके अपने आधार पे चीज़ों को लिखवाते थे। मनु भंडारी को भी पद्मश्री का लालच मिला, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मनु 1 इंच मुस्कान को पूर्णतः अपनी कृति बताती हैं। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नाम मात्र का बताती हैं। उनके और भी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का क्रम है दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईशा के घर की कहानी, कील और कशक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु और स्त्री सुबोधनी आदि कहानियों का जिक्र भी इसी कृति में किया गया है। एक वृद्ध महिला के हिंदी ना जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मनु आश्चर्य से भर जाती हैं। उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजनपीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई। इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश और कमलेश्वर संग उनके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया है। संपादक लेखन के संबंधों एवं जटिलताओं पर भी पर्याप्त प्रयास डाला गया है, पर्याप्त प्रकाश। तो एक तरीके से यह कहानी हमें संदेश देता है कि हमें बाहरी रंग रूप आदि के आधार पर व्यक्ति को नहीं परखना चाहिए। खास तौर से हमें छोटे बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में बालक के साथ किए गए व्यवहार का प्रभाव हमेशा के लिए बालक के जीवन का अंग बन जाता है। क्योंकि मनु भंडारी के मन में वही चीज़ें जो थी बचपन की, जिस तरीके से उनको हतोत्साहित करते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन में ये रह गई थी। तो ये जो हम एक कहानी, यह भी ना आत्मकथात्मक विधा कह सकते हैं ना कहानी कह सकते हैं। तो ये जो मनु भंडारी जी का अपना खुद का वृत्तांत था, एक कहानी, यह भी वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।